तो अब खबरें विस्तार से। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए नेपाल के जनकपुर से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं का दर्शन करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। शालिग्राम शिला का स्वागत करने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सैकड़ों लोगों के साथ नया घाट साकेत पेट्रोल पंप पर स्वागत किया है। शिला यात्रा राम सेवकपुरम पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि जैसे ही शिलाएं अयोध्या पहुंची तो जय श्री राम का जयघोष गूंज उठा। शिलाओं के गुजरने पर लोगों ने कहा है कि असंख्य पीढ़ियों की तपस्या से हमें यह फल मिला है। सबसे पहले अयोध्यावासी से हमारा जय नेपाल है या नमस्कार है। हम नेपाल से आए हैं। हम लोग बहुत दिन पहले से, आज से 1 महीना पहले हम लोग बेनी बोल के एक जगह है नेपाल में जो हिमालय के गोद में है और वहाँ काली गंडकी बोल के एक नदी बहती है जो कि विष्णु का शालिग्राम जो बोलते हैं वही सिर्फ वही नदी में मिलता है। और हम लोग यहाँ जियोलॉजिस्ट और सबको लेके हम लोग उस नदी में, क्योंकि यहाँ का डिमांड क्या था कि हम लोग को आप अगर देंगे राम लल्ला के मूर्ति बनाने के लिए तो काली गंडकी का ही हम लोग को चाहिए। आज मन बहुत प्रफुल्लित है। हम सभी को पता है कि जो शिलाएं आ रही हैं वो गंडकी नदी से हैं और गंडकी नदी एक ऐसी नदी है, पवित्र नदी है, जहाँ शालिग्राम भगवान की प्रतिमाएं, शालिग्राम भगवान शिला के रूप में प्रकट होते रहते हैं। लगभग हजारों साल पुरानी शिलाएं हैं और ये नेपाल में गंडकी नदी है, तो संबंध भी छुपा नहीं है। जनकपुर वर्तमान समय में नेपाल में है, तो नेपाल राम जी का ससुराल नेपाल है इस समय वर्तमान समय में। तो वहाँ से ये शिलाएं आ रही हैं शालिग्राम भगवान की और फिर यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि में विराजमान होगी। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। यह मोदी 2.0 का आखिरी और पूर्ण बजट था और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट और स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने जनता टीवी के संवाददाता से खास बातचीत भी की है। सरकार का बजट आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट संसद में पेश किया गया है। पिछली बार की तरह देखा जाए, जो मौजूदा सरकारें जो पहले करा करती थी या पहले किया, वो सरकार या तो जो बजट आता था वो उद्योगपतियों के लिए होता था या लोअर क्लास के लिए होता था, मगर अब वाला बजट देखा जा रहा है कि वो मिडिल क्लास के लिए है। इन सारे मामले पर बात करने के लिए रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं साहब आज के बजट को? देखिए, हमारी सरकार ने 23-24 का बजट पेश किया है और मैं समझता हूँ आज का जो बजट पेश किया है तो सराहनीय कदम है हमारी सरकार का, क्योंकि उन्होंने सबका हित को देखते हुए ये बजट पेश किया है। इसमें मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो या किसान हो या महिला हो, सबको ध्यान में रखा है और सबके हित की बात की है। तो ऐसे बजट के लिए सबको प्रशंसा करनी चाहिए और ना कि किसी को विरोध करना चाहिए। विपक्ष लगातार अब भी आरोप लगा रहा है कि इस बजट में खासा कुछ नहीं है। विपक्ष को किस तरह से जवाब देते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना और इससे भी अच्छा अगर बजट हमारी सरकार लेके आती तब भी विरोध करना था। उनको तो एक लकीर सी मिल जाती है क्या है ना, उसी पे चलना है और विरोध करना है तो विरोध करना है। तो मैं समझता हूँ हम विपक्ष की बातों में नहीं जाना है। हमें जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करना है और जनता के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। बजट की बात होती है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के चर्चाओं में है। किस तरह से देखते हैं उनके बयान को? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक समाजवादी के नेता हैं। उनको जो चर्चा चल रही है आजकल, मैं समझता हूँ वो हिंदू नेता हैं और हम सब भी सनातनी हैं और मैं समझता हूँ सनातन धर्म से जुड़े और वो ग्रंथ को उन्होंने जिस तरीके से बेइज्जती की है और मैं समझता हूँ उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए जनता के बीच में और साधु संतों से भी। हमारे कई बीजेपी के नेताओं का बयान भी ऐसा सामने आया जो एक खास संप्रदाय के लिए था। उस वक्त बीजेपी में से किसी ने माफी की मांग नहीं उठाई थी। आज आप विपक्ष से माफी की उम्मीद ही कर रहे हैं? नहीं, क्या देखिए, किसी ग्रंथ के लिए कुछ अगर कहना गलत है, मैं समझता हूँ। और हम तो सब धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, सब धर्मों का हमारा पार्टी सम्मान करती है और मैं समझता हूँ उन्होंने जो भी किया है तो गलत किया है। बजट में अपने 10 में से कितने नंबर देते हैं आज अपनी सरकार को? मैं बजट में से 100 में से 100 नंबर हमारे अपनी सरकार को देता हूं और क्योंकि हमारी जो सरकार का जो एक मकसद है सबका साथ सबका विकास को लेके जो चल रही है, तो सबके लिए बजट है, आम आदमी के लिए बजट है और सबके जब हित का बजट है तो मैं तो शानदार और
बड़े बढ़िया बजट हमारी सरकार ने पेश किया है, तो इसलिए हमारे जो देश के नेता है वो भी बधाई के पात्र है और जो वित्त मंत्री है वो भी बधाई के पात्र है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। घनश्याम सिंह लोधी हमारे साथ मौजूद थे, जो बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए आए और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है जो आम लोगों के हितों में है। कैमरा पर्सन चंचल के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। और वहीं 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष के लिए बजट में पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं 61,000 करोड़ रुपए आंकी गई हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए पूंजी प्राप्तियों का अनुमान 60,000 करोड़ रुपए आंका गया है। ये दोनों आंकड़े 2022 और 23 के बजट अनुमानों से कम हैं। वहीं DIPAM वेबसाइट के अनुसार सरकार ने अब तक CPSES में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से 31,100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। केंद्र सरकार द्वारा आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया है। बजट को सरकार बढ़ चढ़कर बेहतर बता रही है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। किस तरह से देखते हैं आज के बजट को? देखिए, आज का बजट मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा बजट है और मुझसे कहा जाए कि कितने नंबर देने हैं तो 100 में से 100 नंबर दूंगा। और ये बजट सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट है और सभी को कुछ देने वाला बजट है, चाहे वो हमारा छोटा वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या अपर हो, सभी लोगों के लिए हमने आयकर सीमा से लेकर के सारी चीज़ों में बहुत प्रोविजन किया है। सर, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस बजट में खासा कुछ नहीं है, चुनावी लुभावने हैं जो आगामी चुनाव को देखकर सरकार ने लोगों के सामने दी है। एक तरफ कह रहे हैं कि चुनावी लुभावने बजट है तो सफल तो है ही है ना। अब उनके मन में क्या है, क्या बोलते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित और गरीबों के लिए जिन्होंने कभी मकान का सपना नहीं सोचा था उनके लिए 3,60,00,000 हमने आवास बना के दे दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। हमने उनको शौचालय दिए हैं, हमने उनको उसमें बिजली की रोशनी दी है, उनको उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन दिया है, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है। तो हम कह सकते हैं कि आज फ्री राशन देने से लेकर के हमने गरीबों को दिया है। और जहाँ तक मैं कहूँ, युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे मध्यम वर्ग के लोग हों या पर के लोग हों, या मैं कह सकता हूँ दलित हों या आदिवासी हों, सभी को इस बजट में है। और जिस तरह से आयकर की सीमा को पहली बार 5 लाख से 7 लाख किया गया है, 2 लाख की छलांग आज तक मैंने लगती नहीं देखी। और आयकर की जो स्लैब है 3 लाख से 6 लाख में 5% केवल, 6 लाख से 9 लाख 10% केवल, 9 लाख से 12 लाख 15%, फिर 20%, फिर 30%। तो मैं कह सकता हूं कि हमने अपर वर्ग के लिए भी 42.73% का अधिभार शायद लगता था, उसको भी 39% किया है। और मेरे मंत्रालय को भी सहकारिता के क्षेत्र में सहकार से समृद्धि का विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसे पूरा करने के लिए पैक्स का कंप्यूटराइजेशन के लिए 2,516 करोड़ रुपए हमने उसमें व्यवस्था की है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बजट बहुत ही अच्छा है और सभी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने देखा जिस समय आयकर की स्लैब की घोषणा की गई 7 लाख की, तो विपक्ष के लोग भी मेज थपथपा रहे थे। मैं कह सकता हूं कि बाहर आकर कुछ बोले, लेकिन उनके अंदर से चल रहा है कि बजट बहुत अच्छा है। सर, इससे पहले जब बजट आए तो वो कहीं ना कहीं लोअर क्लास के लिए कह लीजिए या फिर कहा गया कि उद्योगपतियों के बजट हैं। आज पहली बार विपक्ष ने भी ये माना, उनके कुछ नेताओं से बात हुई कि मिडिल क्लास के लिए सरकार ने सोचा है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव से जोड़कर विपक्ष ने देख रहा है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? हमने चाहे मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, और मैं कह सकता हूं कि महिलाओं से लेकर के जिस तरह से वरिष्ठ नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, सभी के लिए हमने किया है। तो कहीं ना कहीं ये लाभ तो सभी को मिल ही रहा है, तो विपक्ष को भी लाभ उसका मिलने वाला है। लेकिन बाहर जाकर कुछ तो बोलना ही है, विरोध में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का बजट बहुत ही अच्छा बजट है और मैं माननीय वित्त मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। BL वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि जो बजट है वो आम लोगों के लिए है, आम जनमानस के लिए है और सरकार की उपलब्धियां इन्होंने गिनवाई है कि आने वाले वक्त में ये बजट बहुत कुछ बेहतर देश के लिए लेके आएगा। कैमरा पर्सन चंचल के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। और वहीं प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में युवा चेतना के तत्वाधान में संत संवाद का आयोजन किया गया। संत संवाद का उद्घाटन स्वामी
सर्वेश्वरानंद सरस्वती, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सहित कई लोगों ने दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। जस्टिस गोगोई ने कहा है कि युवा पीढ़ी को देश के विकास के लिए खूब काम करना होगा। इस दौरान जस्टिस रंजन गोगोई ने राम पर मौजूदा विवाद पर बोलते हुए कहा कि संविधान सर्वोपरि है और प्रभु राम पूज्य हैं। साथ ही युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि 500 वर्षों तक प्रभु राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर नहीं बन पाया था। और वहीं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज 5वां दिन था। वहीं आज किसानों के आंदोलन में चौधरी राकेश टिकैत मौजूद रहे और चौधरी राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया। की रूपरेखा कर रहे हैं। देखो, धरना चलेगा परमानेंट जब तक किसानों को कंपनसेशन उनको नहीं मिलता। हरियाणा को मिला है, पंजाब में मिला है, उनके मुकदमे खत्म हुए हैं। यहाँ पे मुकदमे और षड्यंत्र रचा जा रहा, एक भय का माहौल बना जा रहा पूरे प्रदेश में। यह आंदोलन चलेगा। अभी आपने बताया कार्यकर्ताओं पे मुकदमे हो रहे, नोटिस आ रहे, क्या किस तरह के आ रहे नोटिस? भाई जिस पर नोटिस आ रहा उसका मकान तोड़ो। और वहीं पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में विवादित बयान देने के मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया आज गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मांग की है कि जिन संत और महंतों ने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की, जिन कार सेवकों ने इस आंदोलन को धार दी, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चला के मारा था, तब गोलियां खाने वाले कार सेवकों के साथ गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी थे, अयोध्या के महंत रामचंद्र परमहंस जी थे, अशोक जी सिंगल थे और मारे गए थे कोठारी बंधु अन्य कार सेवक। तो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने गोलियां मारी। और वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हनुमानगढ़ी के नागा साधु अब सड़कों पर उतर आए हैं। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास के शिष्य संजय दास के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नागा साधु और अयोध्या के व्यापारी प्रदर्शन जुलूस निकालकर पुतला फूंका और राम नाम सत्य के नारे लगाते हुए अंतिम विदाई भी दी गई। ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि किसी को हम मार सके, काट सके, सजा दे सके। लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से उनका विरोध हमने जताया। उनके जो मुख्य नेतागण हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, उस पर संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों को अपने पार्टी में न रखें, न तो रसातल पर चले जाएंगे। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। और वहीं उत्तर प्रदेश में जगह जगह यह प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने अमेठी और जालौन की, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके विवादित बयान से जहां एक तरफ साधु संतों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में तमाम आलोचनाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर के रहने वाले ज्ञानेंद्र तिवारी ने सत्र न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल करवा दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि माननीय सदन में भी बैठते हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके द्वारा एक अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का एक पवित्र ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। उसके खिलाफ उन्होंने एक अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत सरकार या प्रदेश सरकार श्री रामचरितमानस को बिक्री पर भी बैन कर दे, नहीं तो जो उसमें श्लोक लिखे हैं, चौपाइयाँ लिखी हैं, उनको निकाला जाए। ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति की एक विशेष रूप से अपमान हुआ है, जिससे आज ज्ञानेंद्र तिवारी द्वारा ये परिवाद दाखिल किया गया है हमारे माध्यम से, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 22/1/2023 को श्री रामचरितमानस, जो हिंदुओं का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, उस पर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। उसी अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के आज माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया। अब क्या कार्रवाई कोर्ट ने लिखी है?
और वही G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम यूपी के कुछ शहरों में भी आयोजित होने वाले हैं। इसको लेकर राज्य सरकार ने कमर कस ली है। शहरों के सौंदर्यीकरण से लेकर विकास कार्यों पर फोकस किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आगरा से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और ये खबर सामने आ रही है, 6 मकानों के गिरने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रात के अंधेरे में तोड़े जा रहे हैं मकान और 6 मकान ये बताए जा रहे हैं। जर्जर मकानों को मशीनों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। दिन में मकान तोड़ने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब ये मकान तोड़े जा रहे हैं। जर्जर ये हो चुके थे, जिनको पहले ही चिन्हित कर लिया गया था। पोकलेन मशीन से इन मकानों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। तो आगरा से बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, 6 मकान ये बताए जा रहे हैं जिनको पहले ही चिन्हित कर लिया गया था। और जिस तरह की कंडीशन इन मकानों की थी, रात के अंधेरे में अब इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। जर्जर ये हो चुके थे, मशीनें वहां पर पहुंची है, मकानों को तोड़ने का काम जारी है। दिन में मकान तोड़ने का आश्वासन दिया गया था और अब मकानों को तोड़ने का काम ये शुरू हो चुका है। और ये जर्जर हो चुके थे, इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा जर्जर हो चुकी थी कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रोशन जैकब ने विभिन्न स्कूल कॉलेजों के प्रबंधकों और अधिकारियों के साथ G20 की तैयारियों को लेकर बैठक की है और G20 सम्मेलन के दृष्टिगत शहर में कराए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। आपको बता दें कि G20 के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी इसमें किया गया था। लखनऊ में 13 से 15 फरवरी के बीच में G20 सम्मेलन का आयोजन होगा। इससे पूर्व लखनऊ के सभी वर्ग के लोगों को इसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिले और वो इस कार्यक्रम से जुड़ सकें, इसके लिए एक बृहद स्तर पर पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर कई राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान मिलने के बाद सूचना महानिदेशक है। इस मौके पर झांकी के टीम लीडर संयुक्त निदेशक सूचना KS चौहान के साथ झांकी के कलाकार भी मौजूद थे। और रामनगर के कॉर्बेट लैंडस्केप में तितलियों की 150 से 200 प्रजातियां ये पाई जाती हैं और ऐसे में अगर आप तितली प्रेमी हैं तो आप कॉर्बेट पार्क जाइए और इस पार्क में आपको कई तरह की प्रजातियों के तितलियों के दीदार यहां पर होंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व निश्चित रूप से बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन जब हम पारिस्थितिकी में जैव विविधता की बात करते हैं तो उसमें तितलियों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो बहुत छोटे जीव जरूर हैं, लेकिन पारिस्थितिकी में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो बटरफ्लाई जो है हनी बीज के बाद सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करने वाले जीवों में जाना जाता है। तितलियों की यहाँ पर काफ़ी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके लिए हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन के एंट्री गेट पर एक बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं और साथ ही साथ बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ उनके होस्ट प्लांट्स भी लगाए गए हैं। और वहीं हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पदाधिकारियों ने खनन माफिया और प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खनन पर प्रतिबंध लगा होने के बावजूद भी क्रशर और अवैध खनन सामग्री कहां से पहुंच रही है। सबसे पहले तो हमारी खनन की है, जिसमें हमने DM साहब से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति साहब को हमने ज्ञापन दिया था, जिसमें ऊपर तक आदेश आ रखे DM साहब को, मगर DM साहब ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, जिससे हम असंतुष्ट हैं। ठीक है जी। हमारा दूसरा मुद्दा है अतिक्रमण। हमारे कार्यालय के पास ही एक सरकारी गूल जाती है, जिसमें पीछे सैकड़ों किसानों का सिंचाई का काम चलता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।